नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। पिछले साल दिसंबर में सीरिया में बशार अल असद सरकार के तख्ता पलट के बाद जिस तरह से अल-कायदा और जबहतुन नुसरा के साबिक टेररिस्ट अबू मोहम्मद अल जौलानी को जिस तरह से रीब्रांड करके अहमद अल शरा बनाकर इजराइल और अमेरिका के प्रोजेक्ट पर काम लिया जाना शुरू हुआ, तभी से इलाके में ख़तरा बढ़ गया था। हाल ही में वेस्टर्न सीरिया में अलवी समुदाय के लोगों और उन्हें पनाह देने वाले सुन्नी मुसलमानों को जिस तरह से जौलानी की फ़ौज हयात तहरीर अल शाम ने कत्लेआम किया है, उससे ISIS यानी दाइश के ज़रिए 2011 के बाद सीरिया और इराक़ में जो आतंक किया गया था, उनकी यादें ताज़ा कर दी। हालिया दिनों में सीरिया में रूनुमा होने वाले वाक़यात पर ईरान रेडियो हिंदी के सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अब्बास ने भारत के जाने माने इंटरनेशनल अफेयर्स और वेस्ट एशिया के मामलात के एक्सपर्ट एनालिस्ट सौरभ कुमार शाही से बात की है, जो आंखें खोलने वाली है। आज हम आपको उनका ये इंटरव्यू ईरान रेडियो हिंदी की इजाज़त से आप तक पहुँचा रहे हैं। अब से पहले भी आपने सौरभ कुमार शाही का इंटरव्यू बहुत पसंद किया है। इसी वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में ईरान रेडियो हिंदी का लिंक भी दिया गया है, जिससे आप उनकी और वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं सीरिया के ताज़ा कत्लेआम के बारे में ईरान रेडियो हिंदी के सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अब्बास के ज़रिए सौरभ कुमार शाही का अहम इंटरव्यू। आखिर तक ज़रूर देखें। सीरिया में अबू मोहम्मद अल जौलानी के संगठन हयात तहरीर अल शाम या HTS ने हथियारों के बल पर हुकूमत पर कब्जा किया था, ये आपको याद है। HTS दरअसल अल-कायदा की एक शाखा जबहतुन नुसरा की ही एक शक्ल और रूप है, जिसने आतंकी संगठन घोषित होने के बाद अपना नाम बदलकर हयात तहरीर अल शाम या HTS रख लिया। इस गैंग ने सीरिया में बहुत बड़े पैमाने पर खूनरेज़ी की, बहुतों के गले काटे और अपना आतंक फैलाया। इस गैंग के मुखिया अबू मोहम्मद अल जौलानी को पश्चिमी देशों ने भी आतंकी माना और उन पर $10 मिलियन का इनाम रख दिया गया। मगर फिर पासा पलटा और हालात बदले तो अमेरिका, इजराइल और तुर्की की मदद से इसी संगठन को सीरिया की सरकार में पहुंचा दिया गया। तुर्की की सरकार तो शुरू से ही इस गैंग को असद सरकार के खिलाफ और साथ ही देश के भीतर कुर्दों के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। तो अब उसने इसी संगठन की मदद से सीरिया को अपने कंट्रोल में करने की कवायद शुरू कर दी है। इस चरण में कोशिश की गई कि HTS और अबू मोहम्मद अल जौलानी को नई पैकिंग में पेश किया जाए और एक लेजिटिमेट सरकार के तौर पर इस्टेब्लिश किया जाए। अल जौलानी ने अपना नाम बदलकर अहमद शरा रख लिया और मीडिया से इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने जो कत्लेआम किया वो पहले की गलती थी, जिसे उन्होंने अब सुधार लिया है। पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने दमिश्क के दौरे शुरू कर दिए और जर्मन विदेश मंत्री, जो एक्टिविस्ट के रूप में जानी जाती हैं, अल जौलानी से मुलाकात की। लेकिन इसी बीच हालिया दिनों सीरिया के कोस्टल एरियाज तरतूस, लाज़िकिया वगैरह में एक संकट पैदा हुआ। नौकरी से निकाल दिए जाने वाले कुछ सैनिकों ने वहाँ एक ग्रुप बनाकर सरकारी ठिकानों पर हमला किया। इसके जवाब में HTS ने अपने मिलिटेंट्स की पूरी एक फ़ौज इन इलाकों में भेजी और उसने वहाँ अलवियों और क्रिश्चियंस का इतना भयानक नरसंहार किया कि पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया हिल गई। 3-4 दिन के भीतर हज़ारों लोगों को कत्ल कर दिया गया। यानी HTS और अहमद शरा दरअसल अल जौलानी और नुसरा फ्रंट के अपने असली लिबास में सामने आ गए और चेहरे से निकाब उतर गई। शाही साहब, हम गुफ्तगू यहाँ से शुरू करते हैं कि पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस बड़े पैमाने पर लाज़िकिया और तरतूस के इलाके में जो साहिल इलाका है, जो कत्लेआम हुआ, एक तो ये कि उससे सारे लोग दहल गए, यानी ख़ुद सीरिया के अंदर भी और उसके बाहर भी। और एक हकीकत ये सामने आई कि ये एक्चुअली HTS हयात तहरीर शाम ये वही अल-नुसरा है और इसकी स्ट्रेटजी में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आया है।
आपके रिमार्क्स क्या हैं जो बड़े पैमाने पे कत्लेआम हुआ उस पर? देखिए, हम आप मोटा मोटी भारत के उसी हिस्से से आते हैं, एक ही हिस्से से आते हैं। हमारे यहाँ एक बचपन में कहानी सुनाई जाती थी। वो एक सियार था जो गिर गया नीले रंग के, उसमें एक हौज में गिर गया था, और फिर हौज से जब उसको निकाला गया तो वो नीले रंग का था, वो डिफरेंट हो गया। वो तब सियारों का बाबा बन के वो रंगा सियार के बाद में रंगा सियार के नाम जी। सब हमारे दर्शक जो है कहानी जानते होंगे, हर बच्चे को सुनाई जाती थी ये कहानी। तो अगर आप हयात तहरीर शाम को देख लें या उसके अर्लियर वर्जन को देख लें, जब बहादुर नुसरा को देख लें, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। ये वही रंगा सियार था जिसकी भाई निशानदेही भी हम लोगों ने कर ली थी, और एक तरह से पेशन गोई भी की थी कि ये चीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो जब ये अभी कत्लेआम इन्होंने पिछले फ्राइडे, इनफैक्ट थर्सडे के बाद इन्होंने जब फ्राइडे को शुरू किया कत्लेआम, थर्सडे को फ्राइडे को, तो जाहिर है कि दुख तो बहुत हुआ देख के, लेकिन कोई हैरत नहीं, क्योंकि हैरत तब होती है जब आपके तवक्कुआत कुछ और होते हैं लोगों से, और कुछ और होता है सही मायने में। पर जब आपकी एक उसको डर कह लीजिए आपके अंदर था ही कि ये इस तरह का काम करेंगे और फिर इस तरह का काम करते हैं, तो हैरत की बात नहीं है, हालांकि दुख की बात है। देखें, इससे एक चीज सामने आ गई है कि जो एक ये पूरा 6 महीने में, पिछले 6 महीने में इनका जो ये ड्रेसिंग किया गया ना, और इनको परेड किया गया, यूरोपियन लीडर्स आए और फॉरेन मिनिस्टर्स आए और तमाम और जो खित्ते के अरब ममालिक हैं उनके जो लीडरान हैं या सिक्योरिटी एहलकार हैं, उनके साथ उठना बैठना, ये तमाम चीजें हो रही थी। उसमें ये वाज़ह हो गया कि अब ये इनके ना तो जहनियत बदली है, ना इनकी टैक्टिकल स्ट्रेटेजी गोल्स बदले हैं, ना उन गोल्स को अचीव करने का जो तरीक़ेकार है इनका वो बदला है। तो जाहिर है कि जब जहनियत नहीं बदलेगी तो तरीक़ेकार भी नहीं बदलेगा, और वो हमें यहाँ पे नज़र आया है। अब बात को गोलमोल करने के लिए अब जोलानी ये कह दें कि हमने जांच लगवा दी है और हम एक कमेटी को बिठा रहे हैं, और आपने वो देखा होगा वो ऑर्डर वो जो अरबिक में उन्होंने रिलीज किया है कि वीडियो ना लें, मैसेकर ना करें का ऑर्डर नहीं है, वीडियो ना लें का ऑर्डर है, क्योंकि ये वीडियो सारे उनके अपने लोग ले रहे थे। और ये जो तकफीर के आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाले लोग हैं, जो आरोप लगाते रहते हैं हम लोगों पे हमेशा इस तरह से कि मतलब हम जो है इनको बदनाम कर रहे हैं, वो आज कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि इनके अपने वीडियोस शूट किए। आपने देखा वो, कल मैंने एक वीडियो देखा और मुझे नहीं लगता कि मतलब क्या जहनियत इन लोगों की है, ये किस किस्म के लोग हैं, जिसमें कि एक अलावी एक माँ है और वो आती है और उनके सामने उनके 2 बच्चों की लाशें पड़ी हुई है जिसको इन्होंने अभी गोली मारी है, और वो अलावियों का मजाक उड़ाते हैं, उसकी माँ का वो वहाँ पे मजाक उड़ाते हैं जहाँ सामने में मैयत जो है वो दोनों बेटे की पड़ी हुई है। तो ये जहनियत है इनकी। बट अब निज़ाम दुनिया का इस तरह का है, हिपोक्रेसी एक इस तरह से हिपोक्रेसी तारी है लोगों से कि क्या कहा जाए। अगर आपको याद होगा, आपने ईयू का पहला स्टेटमेंट पढ़ा था, उन्होंने क्या रिलीज किया, ईयू ने जो अपना पहला स्टेटमेंट रिलीज किया तो लिखा कि ये जो रेमिनेंट ऑफ ऐसे हैं उनको हम क्रिटिसिज्म करते हैं, और ये जो आम शहरियों की मौत हुई है, तो स्टेटमेंट ऐसा था कि अगर किसी को जानकारी ना हो इस मामले में तो उसको ये लगेगा कि ये जो ऐसे के यानी सीरियन अरब आर्मी के रेमिनेंट्स हैं, इन्होंने आम शहरियों का कत्ल किया। तो मुनाफिकत ऐसी तारी है कि उसके बारे में कोई बात नहीं हो सकती। और मैं बार बार ये भी कहता हूं कि उतनी यूरोप जाने की जरूरत भी नहीं है। हम अपने खित्ते में देख लें कि वही लोग जो अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों पे, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, कि अपने ऊपर जब अत्याचार होता है, चाहे हिंदुस्तान में हो या और दीगर ममालिक में हो, तो जो जिस यानी एक फरियाद उठती है, मजलूमियत की बात करते हैं। अब उसकी देखें, आप यहाँ पे वो चीज भूल जाते हैं और यहाँ पे तमाम आर्ग्यूमेंट जो है
वो इस मैसेकर के फेवर में देगा। तो मतलब सैड अफेयर ऑफ स्टेट, और क्या कहा। शाही साहब, इसकी जो ये कोशिश हमें देखने में आई, आपने इशारा किया, यूरोपीय मुल्क हो या वेस्टर्न मीडिया हो, एक कोशिश ये दिखाने की गई कि बिल्कुल एक नई तस्वीर में है। और एक इंटरव्यू में अबू मोहम्मद जौलानी ने कहा भी कि भाई वो मेरे पिछले ज़माने की बात है जब मैंने बहुत सारे लोगों की जाने ली, और अब ये मैसेज देना चाहे कि अब मैं बदल गया हूँ। लेकिन ये वेस्टर्न जो लीडर्स हैं उनको यकीन तो नहीं आया होगा, जैसे आपने इसी रूबरू में ही प्रिडिक्ट कर दिया था, बिल्कुल जो हमने कैप्चर जब किया था दिनों में दमिश्क, उसके बाद जो हमने प्रोग्राम किया था कि ये इनका क्या होगा। आपने यही कहा था कि मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इस तरह का कोई एक सेंटेंस आपका था। ये यूरोपियन लीडर्स को मुझे तो नहीं लगता कि उनको भी अंदाज़ा नहीं होगा कि नहीं ये बदले नहीं, ये वही लोग हैं। देखिए सर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 10 साल में यूरोपियन थिंक टैंक में मैंने काम किया है। 2012 से 2023 तक मैंने वहाँ पोलैंड में काम किया है। और मेरी मुलाकात जो है, ये जो थिंक टैंक के लोग हैं या ये लीडरान हैं, इनसे होती रहती है, क्योंकि वही मेरे काम का वो था। अगर कोई यूरोपियन लीडर ये कहता है या कोई यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि उनके पास सही जानकारी का अभाव था, तो मैं इसको नहीं मानता। क्योंकि उसी जानकारी के अभाव को भरने के लिए हमारे जैसे लोग एम्प्लॉय किए जाते थे कि मैं सीरिया जाऊं, सीरिया में हालात देखूं, हालात के बारे में रिपोर्ट लिखूं। और जब थिंक टैंक के लिए आप, और ये रिपोर्ट्स जो होती हैं ये छोटी है, 10-10 हजार वर्ड की रिपोर्ट लिखी जाती है, सारी चीज समझाते हुए कि ये सूरत हाल। ये रिपोर्ट लिखी इसलिए जाती है कि फिर गवर्नमेंट इन रिपोर्ट्स के बिना पर अपने पॉलिसी में परिवर्तन करे, पॉलिसी में वो चेंजेस लाए, या जिसको कह सकते हैं कि वो एक कम से कम अवेयर, सिचुएशनल अवेयरनेस, हम लोग अंग्रेजी में उसके लिए जुमला यूज करते हैं, कि सिचुएशनल अवेयरनेस उनके पास हो तो उसके बिना पे फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो। सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, आप गलती करेंगे। बिल्कुल। तो ये इनका कहना कि या ये इंसिनुएट करना इनको सही जानकारी नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता। बिल्कुल करेक्ट जानकारी होती है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग थिंक टैंक में इनके यहाँ काम कर रहे हैं जो गोरे नहीं हैं, जो इस रीजन में जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि एक्चुअल जो कंडीशन है क्या है। ये रिपोर्ट्स वहाँ छपती भी हैं अखबारों में, दूसरे जबानों में छपती है। ये भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि अंग्रेजी में है तो नहीं एक्सेस। अव्वल तो जानबूझ के फिर यूज करना चाहते हैं, और जानबूझ के जी एग्जैक्टली मैं इसी पे आ रहा था, इसी नुक्ते पे कि आइडिया ये है कि वो बॉम्बे के जबान में बोलते हैं ना, येरा बन के पेड़ा खाना, की मतलब अनअवेयर बन के आप जो है फायदा उठा रहे हैं। तो वो आइडिया ये है क्योंकि ये इनके फॉरेन पॉलिसी गोल्स जो हैं वो अलाइंड हैं। तो जब फॉरेन पॉलिसी आपके गोल अलाइन हो जाते हैं तो फिर आप जो है वो लिपस्टिक ऑन द पिग, यानी सुअर के मुंह पे लिपस्टिक लगाने की कोशिश करते हैं, उसको किसी तरह से अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। और इसका एग्जाम्पल सीरिया इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं यूरोप में देख लें कि किस तरह से नियो नाजी, जिसके बारे में जिंदगी भर रोते रहते हैं, जिसके बारे में साल भर फिल्में बनाते रहते हैं, जिसके बारे में तमाम चीजें करते हैं, उन्हीं नियो नाजीज के साथ कंधे से कंधा मिला के, बिल्कुल शाने निशाना मिला के, शाना बशाना ये लड़ाई कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर जी। तो जब तुम जिन लोगों के कारण तुम्हारे मुल्क तबाह हो गए आज से 70 साल पहले, उनके साथ काम करने में तुमको कोई गुरेज नहीं है, तो आपको क्या लगता है इतनी दूर ये 1200 अलावी और क्रिश्चियन मर गए, उससे क्या इनको फर्क? आई डोंट थिंक इनको कोई फर्क है। शाही साहब, अलवियों का जो कत्लेआम हुआ, हमने बात की कि उससे ये हकीकत सामने आई, और HTS की जो असली हकीकत है वो सामने अलबत्ता थी ही, ये इस इलाके के लोगों के जहन में पहले से वो बात थी। अब उसी का एक सबूत और आया कि नहीं, ये सोच बिल्कुल सही है कि बदलने वाले नहीं हैं। इसके बाद आप सीरिया में क्या देखते हैं, कुर्दों के सिलसिले में आप क्या देखते हैं कि उन्होंने क्या इस एक डील साइन हुई है अहमद शरा और जौलानी के साथ कुर्दों की, या दरूजियों के सिलसिले में ख़बरें आ रही हैं कि उन्होंने एक साइन की है। लेकिन आप क्या देखते हैं कि क्या ये इस कत्लेआम के बाद भरोसे की तो कोई गुंजाइश बचती नहीं है अहमद शरा और इनकी टीम पर? देखिए, अगर इन दोनों जो ग्रुप्स हैं उनका अलग अलग भी डील करें तो पहले चलते हैं, हम बात करते हैं कुर्दों।
तो दुनिया में कोई दो आदमी इतना डिफरेंट पोलैरिटी वाला हो ही नहीं सकता जितना ये हयात तहरीर शाम और एचडीएस थे। ठीक है, जो नुसैरी को, अलावी को समझता है कि वो वाजिब कत्ल है, आप बताइए कि आपसे अगर आप गए हो कुर्दों के इलाके में, खासकर सीरिया के कुर्द जो हैं, उसको क्या समझेगा? अगर थियोलॉजी के बिना पे भी आप देखें तो जो अलावियों को वाजिबुल कत्ल समझता है वो कुर्दों को क्या समझता होगा, या उनकी खवातीन को क्या समझता हो? अलावी खवातीन को जो समझता है कि वाजिबुल कत्ल हैं, वो कुर्दों के खातून को क्या समझता होगा जो उनसे ज्यादा जो है वो लेफ्टिस्ट व्यू रखती हैं और तमाम होते। लेकिन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि दिस इज द अलायंस ऑफ कन्वीनियंस। फिलहाल कुर्दों को ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सीरिया से आर्मी विड्रॉ करने की जल्दबाजी में है। ये वो समझते हैं, ये बात कुर्दों को ये समझ में आ रही है, और जोलानी को लगता है कि यही मौका है कि इस तरह से कुछ इनसे अलायंस कर दिया जाए, क्योंकि मिलिटरली शायद उनके अगेंस्ट वो ना ठट पाए, वो जीत ना पाए। तो दोनों को ये लगता है कि फिलहाल हमें हाथ मिलाने में है, लेकिन ये मतलब इससे झूठा कोई फैक्ट जो है हो नहीं सकता। मैं आज आपके प्रोग्राम पे यही प्रेडिक्ट कर देता हूं कि इट इज अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ, कि दोनों एक दूसरे के गर्दन पे दोनों के हाथ फिर से हों। साल भर में हो, 1.5 साल में हो, 2 साल में हो, लेकिन इट इज अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ। किसी को अगर ये लगता है कि सेटल हो गया है तो बिल्कुल सेटल नहीं हुआ है। दोनों ग्रुप एक दूसरे के जान के दुश्मन। ये जो टर्किश वर्जन ऑफ जो हम एक देख रहे हैं हयात तहरीर शाम, मतलब हैं तो सारे सलफी ग्रुप्स, लेकिन उसमें जो एक तुर्क एलिमेंट शामिल है वो तो बिल्कुल ही समझिए कि सिविलाइजेशनल एनिमी है कुर्दों का ना। जी बिल्कुल। और उसी तरह से अगर तकफीर की आइडियोलॉजी से भी अगर देखें, मतलब जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से भी ये एक दूसरे के दोस्त नहीं, और तकफीर के आइडियोलॉजी के हिसाब से भी एक दूसरे के दोस्त नहीं है। तो ये जो दोस्ती है ये जैसा मैंने कहा कि अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा दिन टिके रहने की इसकी कोई उम्मीद मुझे नजर नहीं। अब दूसरी चीज जो दुरूज का बात, अगेन सेम चीज कि अगर जो अलावी को मुसलमान नहीं मानता वो दुरूज को तो नहीं मानेगा ना। दुरूज तो खुद को भी मुसलमान नहीं कहते, अलावी तो कम से कम खुद को कहते हैं। थियोलॉजिकल इख्तिलाफ हो सकता है, तमाम चीज वो डिस्कशन डिबेट बात की बात है, पर अलावी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। दुरूजी तो अपने आप को मुसलमान कहते भी नहीं, ठीक है। लेकिन चूंकि इस्लाम से हेविली इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो हमें और आपको दोनों को पता है कि जो तकफीर की आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से तो मुर्तद कहलाए। बिल्कुल। वो क्रिश्चियन तो है नहीं ना। इट इज नॉट अ डिफरेंट ग्रुप कि आप कहेंगे कि भाई धिम्मी का कॉन्सेप्ट है। ये तो अगर आप हयात तहरीर शाम के अगर आप उनके आइडियोलॉजी को देखें तो उनके हिसाब से दुरूज जो है वो तो मुर्तद है। बिल्कुल। तो वो तो और ज्यादा वाजिब कत्ल है। तो वहां भी जो ये अलायंस है वो अनईजी अलायंस है, ठीक है। एक और चीज इसमें ध्यान रखने की है कि जब इनका कब्जा हुआ हयात तहरीर शाम का, तो इन्होंने डिसआर्म कर दिया अलावियों को, कहा कि आप हथियार जमा कर दें और आप हमारे हिफाजत में। ये जो इतनी बड़ी तादाद में सिविलियन मारे गए वो इसलिए मारे गए कि उनके पास हथियार नहीं थे, वरना इतनी बड़ी तादाद में ना वो मारे जाते और बहुत बड़ी तादाद में एचटीएस के जो फाइटर्स हैं वो मारे गए। जी। अब ये लेसन है द्रुजियों के लिए भी और कुर्दों के लिए भी कि भैया कुछ भी कम वोट में कुछ भी हो जाए, अपने हथियार आपको सबमिट नहीं करने। अगर आपने वो पैक्ट पढ़ा होगा जो कुर्दों के साथ है, उसमें ये कह रहे हैं कि कुर्द के सारे एलिमेंट जो हैं वो इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे सीरियन आर्मी। लेकिन इसमें एक चीज छुपी हुई जी। पहले इनका ये डिमांड था कि कुर्द स्पेसिफिक बटालियंस और ब्रिगेड्स नहीं होंगे, वो एक मिक्सचर होंगी, यानी हर ब्रिगेड में हर फिरके के लोग होंगे। लेकिन कुर्दों ने कहा नहीं, हमारे सेपरेट ब्रिगेड्स और बटालियंस होंगे, ताकि कल से अगर ये वाली नौबत आती है जिस तरह की नौबत जो है वो साहिल पे आई, तरतूस में और रतिया में आई,
तो कुर्द जो उनके ब्रिगेड्स हैं और उनके जो बटालियंस हैं वो लॉक स्टॉक एंड बैरल वहां से टूट के अलग हो जाएंगे और इन पे हमला करेंगे। यही चीज द्रुजी भी कह रहे हैं कि हम हथियार नहीं अपना जमा करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डिसआर्म। और उन्होंने इस बिना पे ये संधि जो है वो की है। लेकिन यही इंडिकेट करता है कि देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट, और जब भी फ्यूचर में इस तरह का मौका आएगा तो ये अलायंस जो है दोनों टूट जाएगा। जैसा मैंने कहा, ये इज अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ। एक्चुअली ना दुरुजियों ने ना कुर्दों ने इनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स और टीमों को अपने इलाकों में आने नहीं दिया है, और वो उसी का सबूत है जो आप कह रहे हैं कि मिसट्रस्ट है दोनों के बीच में। 100%। इनफैक्ट इन्होंने कोशिश की थी वो दूसरी इलाकों में घुसने की, लेकिन जबरदस्त फायरिंग इनके की गई, इनके कुछ अपराध मारे गए तो ये भाग गए वहां से। लेकिन अटेम्प्ट इन्होंने किया था, तो उसी से पता चला। अच्छा, दूसरा ये कि जोलानी ये बार बार कहता है, कुछ दिनों पे कह देता है कि हम देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स आ रहे। देखेंगे मतलब कि चेचन हो, चाहे वो उज़्बेक हो, चाहे वो कोई भी, अगर तुम्हारे बैनर के नीचे लड़के वो कत्लेआम कर रहा है तो सीधी सी बात है कि एसटीएस कत्लेआम कर रहा है। बिल्कुल। तुम ये तो क्लेम नहीं कर सकते कि हमें पता नहीं था, हम जांच करवाएंगे। अरे क्या पता नहीं था, क्या जांच करवाएंगे? कमांड स्ट्रक्चर तो तुम्हारा है ना, वेयर इज द कमांड स्ट्रक्चर? तुम अपने नीचे के कमांडर से पूछो कि व्हाट इज हैपनिंग। और वो इस तरह से हम लोग अंग्रेजी में इसके लिए जुमला यूज करते हैं, डिप्लोमेसी में इसको कहते हैं प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। बट वो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है, बट प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के यहाँ कोई गुंजाइश है नहीं। ये हर कुछ जो है बिल्कुल खुले में है, तो इसमें मुझे कोई गुंजाइश दिखती नहीं है कि प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी आप यहाँ पे प्लीड कर सकते। शाही साहब, मैं ये तो हकीकत सारी दुनिया जानती है कि अहमद शरा या अबू मोहम्मद जौलानी, अन्नुसरा और एचटीएस अब एक ही हैं, और तुर्की के उसकी निगरानी में ये परवान चढ़े हैं। उन्हीं की तुर्की की निगरानी में इनको सीरिया की गवर्नमेंट मिली है। अर्दोगान का बड़ा स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं बल्कि इनकी एक तरह से एक ये कह सकते हैं कि इसी के निगरानी के ग्रुप है और एक आउटफिट है जो यहाँ के दमिश्क में बैठ गया है। अर्दोगान को कैसे ये सूट कर रहा है कि इस तरह की गतिविधियां होती रहें? अर्दोगान को ज़ाहिर है दुनिया में अपना मुंह भी दिखाना है और इनको भी किसी तरह से साफ सुथरा करके दिखाने की कोशिश करनी। देखिए, आपने पूरे 11 साल एर्दोगान ने वेस्ट को ब्लैकमेल किया सीरिया के मामले में। वो बार बार यही कहता रहा कि तुम हमें सपोर्ट नहीं करोगे, आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करोगे तो हम रिफ्यूजी खोल देंगे जी। तो यूरोपियन तो उस चीज से डरे हुए हैं ऑलरेडी। इसीलिए आपने जो स्टेटमेंट देखा वो इस बात का सबूत था कि ये मतलब कंप्लीटली ही बिच गया। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंगली अमेरिका का जो स्टेटमेंट आया था वो बड़ा तर्क बयानी उसमें नजर आई, और उसका रीजन ये है कि इस मामले में जो डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस करने वाला आदमी है वो फॉक्स न्यूज के जो पहले एंकर थे टकर कार्लसन, वो है। और टकर कार्लसन का इस वॉर को लेके, सीरिया के वॉर को लेके एक उनकी जो है माइंडसेट बनी हुई है और कई सालों से वो ये बात कहते आते हैं। तो जाहिर है कि चूंकि एक एडवाइजरी जो है वहां से आई है तो वो फॉर्मल एडवाइजरी यानी फॉर्मल स्टेटमेंट में वो तब्दील होती हुई दिखी है। ऐसे सूरत हाल में एर्दोगान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इस तरह की चीज दोबारा होने दें। लेकिन अब यहीं पे मामला फंसता ये है कि आपने इनको सहयोग किया, 11 साल आपने हथियार दिए, रसद पहुंचाई, सब कुछ इनके साथ किया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी इनके ऊपर कोई कंट्रोल। ये पागल आदमी, ये जो ग्रुप्स हैं जहनी तौर पे बीमार लोग, तो जहनी तौर पे बीमार लोग जो होता है वो आप देखते हैं कि अब कई बार आप देखिए कि अपने बेटे माँ बाप को भी हमला कर देते हैं घरों में, जब हॉस्पिटल में जहनी तौर पे जो वो होते हैं। अब इनका तो परमानेंटली ये इस तरह के लोग हैं, तो इनसे ये तवक्को करना कि ये तुर्की के अगेंस्ट नहीं हो जाएंगे अगर उसने कोई शक्ति दिखाई, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही प्रेडिक्शन होगी, क्योंकि इसके पूरे चांसेस हैं कि अगर प्रेशर इनको तुर्की की तरफ से पड़ता है। अब तो तुर्की का यूज इन्होंने कर लिया मोटा मोटा, अब तो जो करना है इनको अपने से करना है। दूसरा आप ये भी देखिए कि तुर्की का ये यूज कब कर रहे थे, जब वाइडर अरब वर्ल्ड में इनका सपोर्ट नहीं।
कतार कर रहा था आइडियोलॉजिकल मामले को लेकर, लेकिन सऊदी वगैरह, कतर वगैरह, सॉरी कुवैत वगैरह नहीं कर रहे थे जी। अब चूंकि वो उसमें इंटीग्रेट हो रहे हैं दीदी, तो इन ग्रुप्स को भी लगेगा कि अब मुझे उतनी मेरी डिपेंडेंसी नहीं है एर्दोगान पे जितनी डिपेंडेंसी मेरी पहले थी। तो ऐसे सूरत हाल में वो अपना रवैया बदल भी सकते हैं अगर बहुत ज्यादा उनके प्रेशर पड़ा। तो आगे का रास्ता एर्दोगान के लिए भी इतना आसान नहीं है जितना आसान अभी दिख रहा है। बहुत अहम पॉइंट की तरफ आपने इशारा किया। कई पहलू हैं। एक तो तुर्की में खुद अलवियों की एक अच्छी बड़ी तादाद है, उसके अलावा और अलवियों के ख़िलाफ़ यहाँ सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसका असर देखने में भी आया। इस्तांबुल के इमाम जुमा का बयान मेरे ख्याल से मैंने देखा कि जिसमें उन्होंने खुल के एक बयान दिया और तशवीश जाहिर की थी कि भाई जो कुछ हो रहा है ये बहुत ही तकलीफ़ देह है। उसके अलावा तुर्की के अंदर जो कुर्द आबादी है और कुर्दों का जाहिर है यहाँ पर एक क्लैश होना है, वो भी कहीं ना कहीं उसका असर अर्दोगान पर और अर्दोगान की हुकूमत और तुर्की पर पड़ना तय है। ऐसी सूरत में ऐसा लगता है कि उनके अर्दोगान के लिए भी कोई आसान गेम नहीं होगा कि सीरिया को बस इस तरह से कंट्रोल कर लिया और अपने उसमें ले लिया। आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूँ कि मुझे इस बात में कोई शक नहीं है, लग रहा है कि आइंदा साल में या महीनों में एक आपको एक फ्रैक्चर यहाँ भी नजर आना शुरू होगा। दूसरा ये कि एर्दोगान ने जो कुर्दों के साथ क्लेम किया है कि हमने एक डील कर ली है और वो हथियार जो है रख रहे हैं और वो उसका कर रहे हैं। कुर्दिश सोसाइटी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है दोनों जगह, सीरिया में भी और तुर्की में तो खैर बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब हम सीरिया में उधर से एंटर करते थे तो कुर्द इलाकों से ही एंटर करते थे, सलीउरफा और ये जो तमाम जगह हैं, वान और तमाम जगह हैं, उनके तरफ से आते थे। तो उनके सोसाइटी में मुझे लगता है कि ये इस पे 100% यकजहती नहीं होगी कि इस तरह की कोई डील तुर्की के साथ की जाए। हाँ, ये पॉलिटिकल लीडरशिप और टॉप मिलिट्री लीडरशिप का ये फैसला जरूर हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मतलब मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि कुर्दों के दरमियान से कोई अब नई ग्रुप एक निकल के आए जो इस नॉर्मलाइजेशन का विरोध करती, या जो हमने बात कही एक टैक्टिकल अलायंस है, मतलब उनके लिए ट्रीटी ऑफ हुदैबिया टाइप का समझ लीजिए कि भाई ठीक है, इंतजार करते हैं, मौका आएगा फिर हम दिखाएंगे। फिलहाल हमारे हक में भी ये है कि हम ये संधि कर लें और हम अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज को जो है बनाएं। तो ये ख्यालात भी कुर्दों के अंदर में हो सकता है। तो मुझे लगता है कि रियलिटी जो है वो कहीं ना कहीं ऑब्जिलेट कर रही होगी इन्हीं दो ख्यालात के बीच में कि टैक्टिकल इसको एक मान लें कि टैक्टिकल पॉज है और हम आगे रिकैलिब्रेट करेंगे अपने, और अगर वो नहीं है तो मुझे लगता है कि इनके अंदर से फैक्शंस निकलेंगे जो इस डील का विरोध करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के ये कि जो सूरत हाल है सीरिया में वो अनसर्टेनिटी की है और आगे क्या होना है वो बस ये तो नज़र आ रहा है कि क्लैशेस ज़रूर होंगी चूँकि उनकी बहुत मजबूत वजह सामने है, लेकिन ये कि किसी हल तक पहुँचे ये ऐसी कोई तस्वीर सामने नज़र नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि ये जो लोग ये सोचते होंगे कि इनिशियल डे है तो चीजें फ्लक्स में होती है ना, फिर वो सेटल होती हैं धीरे धीरे, पर वैसा मुझे कोई सीरिया में मामला नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जैसा मैंने बार बार कहा कि ये लोग इस जहनियत के हैं कि जब एक खुदा को ही शेयर नहीं कर सकते आपस में, तो कहाँ जमीन और जायदाद और वो चीजें कहाँ आपस में वो दूसरों के साथ शेयर करें। ये तकफीर की आइडियोलॉजी जो है वो कोई आज की तो है नहीं, और ऐसा तो है नहीं कि आपने कहाँ देखा दुनिया में कि कोई तकफीरी ग्रुप जो है वो मेन स्ट्रीम बन गया हो। हिस्ट्री का रही है क्या, जब हिस्ट्री नहीं है तो आज क्या हो गया है कि ये बन जाएंगे। तो मैंने तो पहले भी कहा और मैं अभी भी कहता हूँ कि ये जो हमने देखा अभी साहिल पे, उधर मेडिटेरेनियन सी पे, वो मुझे लगता है कि वो बड़ा कॉमन हो जाएगा, वो वन ऑफ इंसिडेंट ना होके वो इनका एक जिसको कहते हैं बड़ा कॉमन मंजर जो है वो हो जाएगा। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस पहलुओं पर सीरिया से जुड़े आपने रोशनी डाली, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की आज की पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।